छात्रों, कक्षा 8 और 9 से संबंधित जो आपका बिंदु है वर्ण विचार, उस वर्ण विचार को लेकर के आज हम इस वीडियो में चलेंगे और ये जानेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, कितने इसके भेद होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं। इन बातों को लेकर के आज हम चलेंगे। और इसमें सबसे पहले तो हम वर्ण की परिभाषा, तो परिभाषा को लेकर के चलते हैं। परिभाषा वह है छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण कहलाते हैं। वर्ण कहलाते हैं। तो देखिए, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। कैसे? अब इसमें देखना है, देखिए यहां ये समझने वाली बात है और इसको ही समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है। वर्णमाला के बारे में हम पिछली कक्षाओं से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात यह है कि वर्ण और व्यंजन, वर्ण और स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन वर्ण के ही पार्ट, और उसमें जैसा कई बार सबसे पहले चलो यहां स्वर लेकर चलते हैं। जो स्वर की ध्वनियां हैं, वो स्वर की ध्वनियां ऐ, आ, ई, ओ, री, ए, आई, ओ, औ। ये ध्वनियां स्वर के अंतर्गत गिनी जाती हैं। और दूसरी आती है हमारे व्यंजन, व्यंजन ध्वनि। अब देखिए, इन व्यंजन ध्वनियों में क, ख, ग, घ, हं, च, छ, ज, झ, यं, ट, ठ, ड, ढ, ण।
त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, 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 है। ये ध्वनियां हमारे व्यंजनों में आती है कैसे लेकर के है और स्वर में ऐसे लेकर के अव तक। तो देखिए कुल ये 11 स्वर की ध्वनियां और ये 33 व्यंजन की ध्वनियां। इस प्रकार से कुल ये 44 वर्ण हो गए। इसके अलावा कुछ अनुनासिक अनुस्वार ध्वनियां होती हैं, वो अलग होती हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो मेरा समझाने का प्रयास यह था कि ये कहलाते हैं व्यंजन। जैसे क है तो क व्यंजन है और ये हुआ आपका वर्ण क, ख, ग, घ, हंग। इसी को लेकर के चल देते हैं हम। यह व्यंजन कहलाएगा, जबकि यह क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ण। क्यों? क्योंकि इसके यहां हलंत लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। हलंत का मतलब संस्कृत भाषा में एक सूत्र है इत हलंतम, अर्थात जिसके हलंत लग जाता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। और जिसकी इत संज्ञा हो जाती है उसके हलंत का, उसमें जो अंतिम वर्ण का या स्वर या ध्वनि है उसका लोप हो जाता है। तो देखिए जो ये क है, इस क को हम बांट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, इसके टुकड़े नहीं कर सकते। जबकि जो व्यंजन का क है, इस क को हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? क प्लस ए। क्योंकि कोई भी स्वर, कोई भी व्यंजन बगैर स्वर की सहायता के उच्चारित नहीं होता है। अब ये क है, इस क का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर ए की आवश्यकता पड़ती है। ए का प्रयोग करके ही, इसका उपयोग करके ही हम क का उच्चारण कर सकते हैं। तो परिभाषा के अनुसार, व्यंजन की परिभाषा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वो व्यंजन कहलाते हैं। जबकि वर्ण की परिभाषा यह है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। तो हमारे पास जो ये क है, इस क के हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। ख है तो ये ख वर्ण कहलाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम चलते हैं तो वर्णमाला के बारे में अब हम थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। इसका यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं। तो देखिए इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए ये जानेंगे इस वर्णमाला में कि कुल वर्ण कितने हुए।
तो देखिए वर्ण जो हमारे हैं, पूरी जो वर्णमाला है वो स्वर व्यंजन के अनुसार ही चलेगी। री, तो इस तरीके से वर्णमाला में ये 44 वर्ण हमारे पास यहां पर होते हैं। अब देखिए ये वर्ण है, क्योंकि इस ध्वनि के खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते। जब हम इनका को बांटते हैं तो ये 2 भागों में बटेंगे। कितने भागों में बटेंगे? 2 भागों में बटेंगे। अब देखिए इनके अलावा वर्णमाला में हमारे पास कुछ और ध्वनियां बच जाती हैं, जिनमें से अंग की ध्वनि है और अह की ध्वनि है। तो देखिए जो ये अंग की ध्वनि है इसको अनुस्वार कहा जाता है। इसके साथ साथ इसमें जो ये ध्वनि है ये भी अनुस्वार के अंतर्गत आती है। ये जो ध्वनि है इसको विसर्ग कहा जाता है। ये विसर्ग की ध्वनि मानी जाती है। अब अनुस्वार है, इस अनुस्वार के बारे में भी हम थोड़ा डिटेल से हल्का आगे जानेंगे, लेकिन पहले मैं आप लोगों को ये चीजें क्लियर करवा दूं कि हमारा जो ये वर्ण विचार है इसमें स्वर और जो व्यंजन है इन 2 भागों में इनको जो वर्णमाला को बांटा गया है, वर्णों को बांटा गया है। तो ये वर्ण जब कहलाएंगे जब हम इसमें से इस हलंत को जब यहां से हटाएंगे तो ये वर्ण व्यंजन में परिवर्तित हो जाएंगे। किसमें? व्यंजन में परिवर्तित हो जाएंगे। किसमें परिवर्तित होंगे?
व्यंजन में। क्यों? क्योंकि व्यंजन के खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं, जबकि जो वर्ण है उस वर्ण के खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब आपके सामने जो रूप इनका दिखाई दे रहा है, ये क्या व्यंजन कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? व्यंजन। ये व्यंजन कहलाएंगे। और ये क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब हम ये जो स्वर है, इस स्वर को ही लेकर के थोड़ा सा चलते हैं। ये मैं मिटा रहा हूं और स्वर के बारे में लेकर के चलते हैं हल्का सा। इनकी विस्तारित जानकारी आप पिछली कक्षाओं में बहुत पढ़ चुके हैं। यहां हमको सिर्फ इनका सूक्ष्म रूप का ही जानकारी प्राप्त करनी है, और उसके अंतर्गत मैं आप लोगों को सबसे पहले स्वर के लिए लेकर के चलता हूं। तो देखिए, जो स्वर है ये कुल कितने हैं? 11 स्वर माने गए हैं। अब यहां मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा हल्की सी, कि हमारे जो ये 11 स्वर हैं जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है, अर्थात देवनागरी लिपि है, उस देवनागरी लिपि के अनुसार हमने इन 11 ध्वनियों को स्वर स्वीकार किया है। लेकिन आधुनिक जो विद्वान हैं इस समय के, इस पीढ़ी के, वो जो हमारा री है, री की जो ध्वनि है, इस री की ध्वनि को स्वर स्वीकार नहीं करते, जिसका कारण भी उन्होंने बताया है और बताने का प्रयास किया है कि जैसे देखिए र है, र के साथ आ का समायोजन करते हैं तो ये रा हो जाता है। आ का समायोजन करते हैं तो ये क्या हो जाता है? रा हो जाता है। ई का समायोजन करते हैं तो ये री हो जाता है। इस ई का करते हैं तो ये री हो जाता है। ऊ का करते हैं तो रू हो जाता है, जिसे हम यहां लगाते हैं, रू हो जाता है। इस रू का करते हैं तो ये रू हो जाता है। ये रे हो जाता है, ये रई हो जाता है, ये रो हो जाता है, और ये रऊ हो जाता है। लेकिन रे के साथ री का समायोजन हम करते हैं तो इसका समायोजन नहीं हो पाता है। अर्थात ये इसमें इसको कहां प्रदर्शित करें, कहां दिखाएं, इसका समायोजन नहीं होता। जबकि अन्य ध्वनियों के साथ इसका समायोजन हो जाता है। अन्य वर्ण हम कोई भी ले लें, कोई भी व्यंजन उठाएं और उसके साथ समायोजन करें तो उसके नीचे यहां हम री की मात्रा लगाते हैं। जैसे पै कोई ले लीजिए, तो पै के यहां इस तरीके से हम री का समायोजन करते हैं, री लगाते हैं। रे की ध्वनि यहां लगती है इसमें री की। लेकिन रे में कहां लगाएं ये कहीं नहीं बताया गया है। इसलिए आधुनिक विद्वानों ने
जो इस पीढ़ी के हैं, इस पीढ़ी के विद्वानों ने इस ध्वनि को स्वर के रूप में स्वीकार किया है और जिसे आगत स्वर का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? आगत स्वर। क्योंकि रे के साथ इसका समायोजन हो जाता है, इसलिए इसे 11वीं ध्वनि आगत ध्वनि के रूप में स्वीकार किया है। जबकि री को वह आज के विद्वान हैं, आधुनिक विद्वान हैं इस पीढ़ी के, वो इसे स्वर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें अब चलना है स्वरों के बारे में। तो स्वर है क्या? तो देखिए, सबसे पहले तो स्वर की परिभाषा। वह ध्वनि जो मुख विवर्त एक ही झटके में